हिंदी 6th पेपर 3rd ईयर के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। हम लोग प्रिय मूलक हिंदी के शायद 5 या 6 क्लास इससे पहले ले चुके हैं। उसी कड़ी में आज आगे है राष्ट्रभाषा हम लोगों को पढ़ना है, क्योंकि हम लोग इससे पहले संपर्क भाषा, खड़ी बोली क्या है उस पर बात कर चुके थे हम लोग। उसके बाद खड़ी बोली के बाद हिंदुस्तानी शब्द पर बात कर चुकी थी कि हिंदुस्तानी शब्द किस रूप में प्रयोग में लाई जाती है वो। उसके बाद फिर मानक भाषा क्या है, उसका उपयोगिता कैसे होती है और कौन सी मानक भाषा के रूप में स्थायी है, ये मैंने बताया था। फिर ये संपर्क भाषा भी हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। हम लोगों ने कल भी संपर्क भाषा भी पढ़ लिया था। अब हम लोग आज देखेंगे राष्ट्रभाषा। राष्ट्र से एकदम स्पष्ट है कि कोई देश, कोई ऐसा स्थान बहुत ही व्यापक हो। राष्ट्र भाषा तो जानते ही हैं, तो राष्ट्रभाषा शब्द बड़ा व्यापक और सर्वसमावेशी है। सर्वसमावेशी अर्थात होता है सभी को समाने वाला स्थान। और ये राष्ट्रभाषा है ना, इसका बहुत व्यापक अर्थ निकलता है, बहुत बहुत बड़े पैमाने पर निकलता है। राष्ट्रभाषा की संकल्पना में मातृभाषा, राज्य भाषा या प्रादेशिक भाषा, संपर्क भाषा तथा राजभाषा आदि का सहज समाहार हो जाता है। समाहार मतलब इसके भीतर समा जाता है। राष्ट्रभाषा के भीतर जितनी भाषाएं हम लोग पढ़े हैं, मातृभाषा, राज्य भाषा या प्रादेशिक भाषा, राजभाषा की प्रादेशिक भाषा कहते हैं, राज्य को हम लोग प्रदेश भी कहते हैं, वो या फिर संपर्क भाषा जो है वो राजभाषा। राजभाषा भी आप लोग को पढ़ाए हैं जस्ट पीछे। ये सभी जो है वह इसके भीतर समाहार हो जाता है, समान मतलब समा जाता है। राष्ट्रभाषा को लोक भाषा या लिंगुआ फ्रांका भी कहा जाता है। राष्ट्रभाषा को लोक भाषा अर्थात वैसी भाषा जिसमें अधिकांश लोग अपनी बातें करें, अपने कार्य को पूर्ण करें, अपने काम करते हो, और सबसे अधिक बोले जाने वाली जो भाषा है वही। आगे देखेंगे हम लोग कि सामान्यतः जिस भाषा का प्रयोग संपर्क और अन्य व्यवहार में समस्त राष्ट्र के अधिक से अधिक लोग करते हैं, जिस भाषा को राष्ट्र के अधिक से अधिक लोग लिख, बोल तथा समझ सकते हैं, और जो भाषा राष्ट्र की आत्मा को सक्षमता से पहचान कर उसे अभिव्यक्ति प्रदान करती है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। कितनी सुंदर परिभाषा इसमें दिया गया है, कितना सुंदर लग रहा है पढ़ने में कि भाषा का प्रयोग जो है संपर्क करने के लिए हम लोग करते हैं वो, या कोई अन्य व्यवहार में जो हम लोग काम में लाते हैं वह राष्ट्र के अधिक से अधिक लोग करते हैं। समझ रहे हैं? जिस भाषा को राष्ट्र के अधिक से अधिक लोग लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं और समझ सकते हैं, और जो राष्ट्रभाषा के आत्मा को सक्षमता से पहचान कर उसे अभिव्यक्ति प्रदान करती है। राष्ट्र की आत्मा अर्थात वहाँ का क्या परिवेश है, क्या माहौल है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसकी सभी महत्वाकांक्षाएं, सभी विशेषताओं को समेट कर जो भाषा अच्छे प्रकार से उस चीज को अभिव्यक्त कर पाए, है ना, मतलब उसकी आत्मा को समझ सके और सक्षमता के साथ मतलब पूरी ताकत के साथ उसको पहचान सके और उसको उल्लिखित कर सके, तो उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज कहते हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो यह कह सकते हैं कि क्षेत्र विशेष की भाषा जब अत्यधिक उन्नत बनकर महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर लेती है और उसका प्रयोग देश के सार्वजनिक कार्यों में प्रमुखता से किया जाने लगता है, तब वह राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित होती है। देखिए, एक तो हम लोग अभी तुरंत पढ़ लिए थे, सुन लिए थे कि राष्ट्रभाषा क्या है। भाषा विज्ञान की दृष्टि बस थोड़ी सी अलग है, अलग नहीं है मतलब बस वही है, दूसरी भाषा में लिखा हुआ है। उनका यह कहना है कि किसी क्षेत्र विशेष की बोली, जैसे उदाहरण मान लीजिए कि अभी हम लोग भोजपुरी या मैथिली बोलते हैं बिहार के क्षेत्र में, लेकिन वो एक क्षेत्र विशेष बोली है, वो मिथिलांचल में ही मैथिली बोली जाती है। लेकिन हो सकता है कैसा ऐसा कभी कि वो इतना विस्तृत हो जाए, इतना विशाल हो जाए, हर जगह लोग उसका उपयोग करने लगे, अपने काम उसी में करने लगे, चिट्ठी पत्र आदि कार्यालयों का काम उसमें करने लगे, तो क्या है, धीरे धीरे वो बहुत ही व्यापक रूप धारण कर लेगा और उसे हम लोग राष्ट्रभाषा कहना पड़ेगा, क्योंकि अधिकांश लोग उसी भाषा में बात करेंगे और समझेंगे। लेकिन अभी वैसा कुछ नहीं है मैथिली के साथ, अभी वैसा हिंदी के साथ है। अधिकांश लोग जो है हिंदी को समझते हैं,
इसके पश्चात भी हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। यह जान लें। जानते ही होंगे, फिर भी लोग कह देते हैं कि राष्ट्रभाषा क्या है, तो हिंदी। राष्ट्रभाषा कुछ है ही नहीं अभी हमारे यहाँ। तो वो कहते हैं कि जब क्षेत्र विशेष की भाषा जब अत्यधिक उन्नत बनकर, है ना, उन्नत बहुत ही आगे बढ़ जाती है और महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर लेती है और उसका प्रयोग देश के सार्वजनिक कार्यों में, सार्वजनिक मतलब सभी के काम में, सभी प्रकार के काम में होने लगता है, तो वह राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाती है। राष्ट्रभाषा का संबंध राष्ट्र की परंपरा, संस्कृति तथा सभ्यता से जुड़ा होता है। राष्ट्र के ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय आवश्यकता तथा अस्मिता के रूप में राष्ट्रभाषा विकसित होकर पनपती है। बहुत ही साधारण सी बात है कि राष्ट्र की जो भी परंपरा, संस्कृति, सभ्यता होती है, उसको बचाने, उसमें उसको आगे बढ़ाने, उसको विकसित करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण राष्ट्रभाषा की होती है और राष्ट्रभाषा वही होती है जो इन सभी कार्यों को आगे बढ़ाए। राष्ट्रभाषा जनता के बीच उभर कर बढ़ती है, इसलिए वह समस्त राष्ट्र की वाणी के रूप में महत्ता प्राप्त करती है। समस्त राष्ट्र की वाणी के रूप में वह महत्व उसको मिलता है। वाणी मतलब जो इसमें लोग बातचीत करते हैं आपस में, उसमें, ठीक है। बहुभाषी राष्ट्र में उस राष्ट्र की केंद्रीय भाषा बहुजन द्वारा लिखी, बोली, समझी जाने वाली भाषा राष्ट्र भाषा के रूप में विकसित होकर स्थापित हो जाती है। बहुभाषी राष्ट्र में, यहाँ पर हमारा देश बहुभाषी राष्ट्र है ना, बहुत सारी भाषाएं यहाँ पर बोली जाती हैं। तो कहते हैं कि बहुभाषी राष्ट्र में उस राष्ट्र की केंद्रीय भाषा, जैसे हमारा देश भारत है, इसमें केंद्रीय भाषा जो होगी, इसमें अधिकतर लोग, बहुजन लोग लिख रहे हो, बोल रहे हो, समझ रहे हो, उसी उसी को हम राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित करके स्थापित कर सकते हैं। राष्ट्रभाषा के गुणों के में मुख्य रूप से सरलता, सुगमता, स्पष्टता, संचार सुलभता, सार्वग्राह्यता तथा लोकप्रियता आदि की गणना की जा सकती है। ये सभी क्या है, राष्ट्रभाषा की विशेषता हो गई, गुण हो गए इसके, कि उसमें सरलता होनी चाहिए, सुगमता होनी चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, संचार सुलभता मतलब उसमें बात करने में, संचार मतलब कहीं बात का आदान प्रदान करने में समस्याएं नहीं होनी चाहिए, सर्वग्राही सभी उसको आराम से ग्रहण कर सके, लोकप्रियता भी हो, उसको सभी लोग उसको पसंद भी करें, ये सभी उसकी जो है विशेषता हो गई। उसमें राजभाषा में आ गई बात कि राजभाषा में समाविष्ट क्लिष्टता, दुरूहता तथा कानूनी बाध्यता नहीं होती। राजभाषा जिसमें हम लोग कार्यालयिक काम करते हैं, आप लोगों को बताया था राजभाषा हिंदी हम लोगों की है, तो राजभाषा में जो है समाविष्ट क्लिष्टता, भारीपन होता है ना, जटिल जटिल शब्द, दुरूहता मतलब ऐसा शब्द नहीं जिसको बहुत उसकी अर्थ बहुत देर तक निकले, मतलब दूर होकर निकले, पता ही नहीं चले कि क्या लिखा है। कानूनी बाध्यता, कोई नियम कानून उसमें नहीं होती। वह राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्र गौरव तथा राष्ट्रीय एकता के अविभाज्य अंग के रूप में प्रतिष्ठित होती है। इसलिए राष्ट्रभाषा केवल देश की अपनी ही कोई भाषा हो सकती है, विदेशी भाषा नहीं हो सकती, क्योंकि पहले भी कहा जा चुका है कि केंद्र में जो भाषा हो और जिसमें लोग पढ़ लिख सकें, बोल सकें, समझ सकें, तो वही भाषा राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित हो सकती है। लेकिन राजभाषा में ऐसा कुछ नहीं है। राजभाषा क्या है कि दूसरी भाषा भी अगर उसमें हम लोग अपना ऑफिशियल काम कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, राजभाषा कहला सकता है। लेकिन राष्ट्रभाषा उससे अलग है। राष्ट्रभाषा मूल रूप से लोक भाषा है, जो लोग बोलते हैं और सबसे अधिक संख्या में बोलते हैं। समझ रहे हैं? ये लोग अधिक से अधिक लोग जिस भाषा में बात करते हैं, वही राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई भाषा हो सकती है, वो विदेशी भाषा लेकिन नहीं हो सकती, क्योंकि विदेशी भाषा अधिक से अधिक लोग यहाँ बोलेंगे ही नहीं। विदेशी भाषा किसी राष्ट्र की राजभाषा अथवा सहभाषा अथवा संपर्क भाषा बन सकती है। जैसे अंग्रेजी है, विदेश से आया हमारे यहाँ, तो वो संपर्क भाषा के रूप में स्थापित हो सकती है। आप किसी ऐसे स्टेट में जाए जहाँ हिंदी कम बोली जाती है, तो वहाँ पे अंग्रेजी का प्रचलन है। संपर्क करने के लिए आपको अंग्रेजी भाषा का उपयोग सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सहभाषा, राजभाषा भी बन सकती है, सहभाषा और संपर्क भाषा भी बन सकती है, किंतु वह राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती। इसी राष्ट्र की राजभाषा, उस देश की राज्य भाषा, राजभाषा तथा संपर्क भाषा भी हो सकती है, जैसे हिंदी। समझ रहे हैं? किसी राष्ट्र की जो राष्ट्रभाषा होती है, समझ गए? वो देश की राजभाषा भी हो सकती है
मतलब प्रादेशिक भाषा मतलब जो किसी प्रदेश के रूप में प्रदेश के कार्य के रूप में उपयोग होने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा जिसको राज्य भाषा कहते हैं। और राजभाषा भी जानते हैं आप लोग ऑफिशियल लैंग्वेज और संपर्क भाषा भी जानते हैं कॉन्टेक्ट लैंग्वेज। इस सभी में हो सकती है। वो जैसे कि अभी हिंदी है। हिंदी को हालाँकि राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा प्राप्त नहीं है, लेकिन इन सभी कार्यों में उसका उपयोग किया जा रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पर एक ऐसा वाक्य निकलता है कि यह ज़रूरी नहीं है कि जो राजभाषा, राज्यभाषा, संपर्क भाषा है वो राष्ट्रभाषा भी होगा। लेकिन वह यह बहुत ज़रूरी है कि जो राष्ट्रभाषा होगा यह इन सभी जगह काम करेगा क्योंकि वह अधिक से अधिक जगह बोले, समझे और लिखे जाने वाली भाषा होती है। भारतवर्ष में राष्ट्रभाषा का प्रश्न राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ है राष्ट्रभाषा का प्रश्न। राष्ट्रभाषा अभी तक नहीं बना है ना हिंदी। क्यों नहीं बना? तो राजनीतिक राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ बात है वो। ठीक है? जिसमें ध्यान देंगे बहुभाषी भारतवर्ष में संपर्क सूत्र के रूप में ही हिंदी को राष्ट्रभाषा होने का गौरव प्राप्त है। संपर्क भाषा तो है हिंदी और संपर्क सूत्र होने के नाते यह बहुत लोगों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। इसीलिए उसको एक तरफ से हम हिंदी को राष्ट्रभाषा होने का गौरव तो प्राप्त हुआ, किंतु भाषिक एकता, समानता और महत्ता बनाए रखने के लिए हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची भारत की प्रमुख 17 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है। किस चीज़ के लिए दिया गया 17 भाषा को हिंदी को नहीं दिया गया? भारतवर्ष में संपर्क सूत्र के रूप में, संपर्क सूत्र मतलब आपसी बातचीत और सभी वार्तालाप आदान-प्रदान करने के लिए हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ, लेकिन भाषिक एकता और हिंदी कर देते तो ऐसे तबके जो अंग्रेजी बोलने वाले हैं, जो उर्दू बोलने वाले हैं या अन्य-अन्य भाषा के जो जुड़े हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ वगैरह आदि-आदि जो बहुत ही फेमस है। इधर साहित्य की रचना में आया है तो मैथिली में भी रचनाएँ मिलती है विद्यापति के यहाँ। तो भाषिक भाषाई दृष्टिकोण से एकता बनाए रखने के लिए समानता कि कोई भाषा बहुत ही श्रेष्ठ नहीं है, सब एक एक समान है, सभी एक-दूसरे के पूरक हैं उसके लिए और एक-दूसरे की महत्ता बताने के लिए कि हिंदी सबसे सर्वश्रेष्ठ नहीं है, दूसरी भाषाओं की भी उतनी ही महत्वता है जितनी कि हिंदी की है। ये सभी बनाने के लिए 8वीं अनुसूची संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत के प्रमुख 17 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया। फिर भी राष्ट्रीय आंदोलन के शुरू से ही राष्ट्रभाषा के गौरवपूर्ण स्थान पर हिंदी विद्यमान है क्योंकि वह संपर्क भाषा थी अधिकतर लोग जानते समझते थे उसी में आंदोलन करते थे तो इस तरीके से देखें तो वह हिंदी उस स्थान पर विद्यमान है लेकिन उसको प्रामाणिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सन 1917 में भारत की राष्ट्रभाषा के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि किसी भी भाषा में राष्ट्रभाषा बनने के लिए निम्नलिखित गुण जरूरी होने चाहिए और ये सभी गुण देखिए ये सभी हिंदी में हैं उसके बाद भी हिंदी को दर्जा प्राप्त नहीं हुआ। देखिए ध्यान नीचे लिखा हुआ है कि भारतीय भाषाओं में केवल हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसमें उपर्युक्त सभी गुण हैं, है ना? सभी गुण हैं। लेकिन उसके बाद भी स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर आज तक राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा सामाजिक आदि सभी स्तरों पर हिंदी ही राष्ट्रभाषा के रूप में जनमानस पर विराजमान है। जनमानस के पर विराजमान है लेकिन संवैधानिक रूप से उसे मान्यता प्राप्त नहीं है। भारतीय विशेषता देख लेते हैं कि क्या सब विशेषताएँ कोई पूछ दे, आप लोगों को 5 नंबर में चाहे 15 नंबर या 20 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि राजभाषा या राजभाषा एक दे देगा, एक बोलेगा राष्ट्रभाषा, इस दोनों में अंतर बताइए। तो आपको इसकी भी विशेषताएँ आनी चाहिए, उसकी भी आनी चाहिए, फिर दोनों के बारे में आप विस्तृत जानकारी देंगे, फिर दोनों के अंतर बताएँगे विशेषताओं के माध्यम से, अन्य-अन्य प्रकार के माध्यमों से। तो आपको समझना होगा, तो उसे सरकारी कर्मचारी आसानी से सीख सकें, ऐसी भाषा होनी चाहिए राष्ट्रभाषा। सरकारी काम में काम करने वाले कर्मचारी हैं, वो उसको आसानी से सीख ले, समझ सकें। वह समस्त भारत में धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक संपर्क के माध्यम के रूप में प्रयोग के लिए सक्षम हो, ये भी ज़रूरी है। फिर वह अधिकांश भारतीयों द्वारा बोली जाती हो, सारे देश को उसे सीखने में आसानी हो। ऐसी भाषा को चुनते समय अस्थायी या क्षणिक परिस्थितियों को महत्व न दिया जाए। मतलब भाषा को चुनते समय मतलब थोड़ा-सा बोलेंगे कि अरे कौन-सी ऐसी भाषा है, जिसको हम राष्ट्रभाषा समझे, सोचे, उसके बारे में सोच रहे हैं। ये तुरंत बोल दिए या बहुत समय लगा रहे हैं उसके बारे में बोलने के लिए कि भाई राष्ट्रभाषा कौन-सी होनी चाहिए। ये महत्व ना दिया जाए तो इस सभी प्रकार से हिंदी ही उस पर खरी उतरती है।
ठीक है। अब है त्रिभाषा सूत्र। ये अच्छा राष्ट्रभाषा समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। त्रिभाषा सूत्र देख लीजिए। उसके बाद राजभाषा है। राजभाषा पे भी बात की जाएगी। ऑफिशियल लैंग्वेज है, हम बताए भी थे राजभाषा के बारे में आप लोगों को। फिर भी उसमें बात कर ली जाएगी राजभाषा। तो हिंदी दिवस के दिन जब हम लोग बात किए थे तो राजभाषा पे बहुत विस्तृत जानकारी दिए थे, है ना? लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ लेंगे आगे। त्रिभाषा सूत्र क्या है? भारत जैसे बहुभाषी देश में भाषिक समस्या का राजनीतिक समाधान के रूप में त्रिभाषा सूत्र का सूत्रपात हुआ। त्रिभाषा सूत्र। भा बहुभाषी देश है हमारा भारत, तो भाषिक समस्या के राजनीतिक समाधान के रूप में राजनीतिक रूप से उसका समाधान किया गया कि कैसे किया जाए। त्रिभाषा सूत्र का को उत्पन्न किया गया। त्रिभाषा सूत्र की परिकल्पना इस मान्यता पर आधारित है। जहाँ तक भाषाएँ सीखने का प्रश्न है, विशेषकर हिंदी को संपर्क भाषा बनाने के प्रयत्नों के संदर्भ में, वहाँ भाषा के अध्ययन की जिम्मेदारी विभिन्न राज्यों को समान रूप से उठानी चाहिए। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार हिंदी तर भाषी राज्यों के प्रत्येक विद्यार्थी को मोटे तौर पर विशेष क्षेत्रीय भाषा उसके प्रदेश राज्य की हिंदी या अंग्रेजी सीखनी है। इसके विपरीत हिंदी भाषी राज्यों में प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी एक अन्य क्षेत्रीय भाषा तथा अंग्रेजी सीखनी है। इसके पीछे उद्देश्य यह रहा कि सारे देश में छात्र जीवन में ही विद्यार्थी अपनी भाषा के साथ हिंदी सीखेंगे और इस तरह हिंदी स्वयमेव संपर्क भाषा के रूप में स्थापित हो जाएगी। अब देखिए यह फ़ॉर्मूला है एक त्रिभाषा सूत्र कि आप अपने मदर टंग मातृभाषा में आप कहीं पढ़ाई कर रहे हो, विषय पढ़ रहे हो या आप हिंदी या अंग्रेजी माध्यम से पढ़ रहे हो, लेकिन आपको हिंदी अनिवार्य रूप से आपको पढ़ना ही है। आप लोग भी अपने पाठ्यक्रम में देखे होंगे कि आपको 50 या 100 नंबर का अंक का हिंदी पढ़ना अनिवार्य होता है सभी विषय में, आप उसको हटा नहीं सकते। और उसके साथ-साथ अब तो मैथिली, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू अब जो भी पढ़ें, फिर हिंदीतर राज्य जैसे यहाँ पर तेलुगु, तमिल, कन्नड़ आदि-आदि बोले जाते हैं, गुजराती। तो आप उसमें भी पढ़िए, वो भी समझिए, लेकिन आप 3 भाषा को साथ लेकर के चलिए। एक आपका मुख्य भाषा विषय हो जाएगा, मान लीजिए कोई अंग्रेजी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, तो अंग्रेजी पढ़ेंगे, लेकिन उनका एक पेपर जो है, वो उनके मातृभाषा जो जो सहजता से होती है वो और जो हिंदी है, वह पढ़ सके शुरुआत से ताकि उसकी महत्ता बरकरार रहे, उसके लिए त्रिभाषा फ़ॉर्मूला लाया गया। सर्वप्रथम 1956 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने इस त्रिभाषा सूत्र की सिफ़ारिश की। बोर्ड ने विकल्प के रूप में 2 फ़ॉर्मूले सुझाए। दोनों फ़ॉर्मूला दिया गया त्रिभाषा को लेकर के। मतलब प्रस्ताव रखा गया कि ये नियम कैसा रहेगा, है ना? प्रस्ताव दिया गया। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, केंद्र में जो सरकार बैठती है शिक्षा व्यवस्था, वो दिया ये त्रिभाषा नियम लागू किया जाए। तो उस पर 2 फ़ॉर्मूला आया। पहला है कि मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा और एक क्षेत्रीय भाषा का मिला-जुला पाठ्यक्रम अथवा मातृभाषा और क्लासिकल भाषा का मिला-जुला पाठ्यक्रम या क्षेत्रीय भाषा या क्लासिकल भाषा का मिला-जुला पाठ्यक्रम। अब देखो क्षेत्रीय भाषा या मातृ भाषा जो भी कहें आप लोग, कि मान लीजिए आप दूसरे क्षेत्र में चले गए रहने के लिए। कोई मान लीजिए कोई बिहार का आदमी है और चला गया पंजाब रहने के लिए, पंजाब रह रहा है, तो उसे पंजाबी पढ़ना होगा। समझ रहे हैं? कि आप उस क्षेत्र में रह रहे हैं तो आपको उस क्षेत्र की वो बातें जाननी अब या तो संस्कृत पढ़िए या फिर आप पंजाबी पढ़िए। या तो आप चले गए तमिलनाडु तो आपको तेलुगु पढ़ना होगा, हिंदी भी साथ में पढ़नी होगी। तो ये सब है। हिंदी अथवा अंग्रेजी, है ना? समझ रहे हैं? हिंदी अथवा अंग्रेजी तो पढ़ना ही है और कोई एक आधुनिक भारतीय अथवा आधुनिक यूरोपीय भाषा बशर्ते कि इसे ऊपर लिखे आ में पहले ही ना ले लिया हो। अगर आप नहीं लिए हैं या अंग्रेजी, हिंदी में अगर आप दोनों में से कुछ नहीं लिए हैं या आप कोई दूसरा विषय पढ़ना चाहते हैं, फ्रेंच पढ़ना चाहते हैं, जापानीज़, चाइनीज़ सब कुछ बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ कुछ भी पढ़िए लेकिन आपको साथ में सब पढ़ना ही होगा। दूसरा फ़ॉर्मूला आया कि जैसा ऊपर है पहले वाले में पहला फॉर्मूला जैसे ऊपर है वो सब होना चाहिए। अंग्रेजी अथवा कोई एक आधुनिक यूरोपीय भाषा होनी चाहिए। अंग्रेजी आधुनिक यूरोपीय भाषा, यूरोप में जो भाषा बोली जाती है फ्रेंच, जर्मन आदि-आदि, वो भाषा होनी चाहिए और हिंदी अथवा एक अन्य आधुनिक भारतीय भाषा जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए है, वो आपको पढ़ना होगा। तो ये सब मतलब भाषा को मजबूत बनाने के लिए ऐसा किया गया था, ये नियम लाया गया था।
भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने सरकारों के परामर्श से इस बोर्ड द्वारा की गई उक्त सिफारिशों के आधार पर सन 1957-58 में त्रिभाषा सूत्र को स्वीकार कर लिया और सन 1961 के मुख्यमंत्री सम्मेलन में उक्त त्रिभाषा फॉर्मूला को सरल करके निम्नानुसार स्वीकार कर लिया गया। इस नियम को थोड़ा सा सरल किया गया, आसान किया गया 1961 के मुख्यमंत्री सम्मेलन में और उसे इस प्रकार से क्या किया गया, अ, स्वीकार कर लिया गया। नियम देखें ऊपर कि क्षेत्रीय भाषा और मातृभाषा, क्षेत्रीय जो हमारे क्षेत्र में बोली जाती है वो, और मातृभाषा, जबकि मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा से भिन्न हो, हिंदी अथवा हिंदी भाषा क्षेत्र में दूसरी अन्य कोई भारतीय भाषा हो और अंग्रेजी अथवा कोई एक आधुनिक यूरोपीय भाषा हो। इन इन 3 रूपों में आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इस सूत्र के अनुसार हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त एक आधुनिक भारतीय भाषा, जो सामान्यतः दक्षिण भारतीय भाषा हो, पढ़ी जानी चाहिए। दक्षिण मतलब तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि, आदि। उड़िया, हाँ, ये सब उस एरिया में आ जाते हैं, तो इन लोगों का आपको पढ़ना आवश्यक। इसी प्रकार हिंदीतर भाषी राज्यों में, जो हिंदी मतलब जिस राज्य में हिंदी नहीं बोली जाती है, उस राज्य में क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी के साथ साथ, जैसे मान लो कोई तमिलनाडु में है तो तमिल पढ़ेगा, अंग्रेजी पढ़ेगा और उसके साथ साथ हिंदी भाषा पढ़ाया जाना उसके लिए आवश्यक है। समझ रहे हैं बात? भारत की संसद के दोनों सदनों में 1968 में एक संकल्प पारित करके उक्त त्रिभाषा सूत्र की मुख्य बातों की पुष्टि की। क्या बात कहा उसको मतलब प्रूफ करने के लिए, जबकि एकता की भावना के संवर्धन तथा देश के विभिन्न भागों में जनता में संचार की सुविधा हेतु यह आवश्यक है कि भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किए गए त्रिभाषा सूत्र को सभी राज्यों में पूर्णतः कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी उपाय किए जाने चाहिए। यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त एक आधुनिक भारतीय भाषा के दक्षिण भारत की भाषाओं में से किसी एक को तरजीह देते हुए और अहिंदी भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषा एवं अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी के अध्ययन के लिए उस सूत्र के अनुसार प्रबंध किया जाना चाहिए। मतलब जो ऊपर बताए हैं वही बात को मतलब ये अपनी भाषा में संगठित अथी किए हैं, लिखे हैं। कहीं परिभाषा लिखना हो तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। जो ऊपर व्याख्या की है वही फिर से उस लाइन को व्याख्यात करने का कोई मतलब नहीं है। दिक्कत हो तो फिर से पूछ लीजिएगा, मैं फिर से बता दूंगा। यद्यपि त्रिभाषा सूत्र के पक्ष और विपक्ष में अनेक दलीलें देने और सभी राज्य सरकारों द्वारा इसे समान रूप से लागू न किए जाने के बावजूद केंद्रीय सरकार इस सूत्र की महत्ता से अनभिज्ञ नहीं है और इसीलिए इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी संभव कदम उठा रही है, सभी संभव कदम उठा रही है, क्योंकि इसका त्रिभाषा सूत्र का पक्ष विपक्ष में अनेक दलीलें हो गई, है ना? दलील मतलब होता है ना सत्ता में पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से होता है, सभी इसको स्वीकार नहीं किया, सभी राज्य सरकार इसे समान रूप से लागू नहीं किए। इसके बावजूद भी जो केंद्र सरकार है, इस सूत्र की महत्वता से अनभिज्ञ नहीं है, क्योंकि इसकी जो महत्ता है वह उसको जानती थी, इससे बहुत विकास होता भाषा का, इसलिए इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मतलब इसका प्रभाव इस काम के लिए हमेशा जो है सो कदम उठाती रही केंद्र सरकार। त्रिभाषा सूत्र भले ही शिक्षा शास्त्र के नियमों के अनुरूप न हो, किंतु देश में हिंदी भाषा के अध्ययन के साथ उसके प्रचार और प्रसार के अनेक नए आयाम उसने उद्घाटित कर दिए, जिसके दूरगामी अच्छे परिणाम अवश्य सामने आएंगे। क्या किए कि अध्ययन के साथ हिंदी भाषा के अध्ययन के साथ-साथ उसके प्रचार और प्रसार करने के आयाम को वो नए-नए रास्ते दिखाने लगे। यह जो त्रिभाषा सूत्र था और जिसके दूरगामी अच्छे परिणाम अवश्य सामने आएँगे। मतलब दूर, अभी तुरंत उसका फ़ायदा नहीं दिखेगा, लेकिन धीरे-धीरे इस त्रिभाषा सूत्र का फ़ायदा हम लोगों को देखना। अभी तो हम लोग अभी आ गए हैं पढ़ा स्नातक में, तो हम लोग को पढ़ना है भारतीय जैसे अभी यहाँ पर चर्चा हुई ना त्रिभाषा सूत्र, तो भारत के बहुभाषी हमारा बहुभाषी देश है, तो यहाँ पे हम लोगों को एक पत्र लग गया है भारतीय साहित्य। हिंदी साहित्य नहीं, भारतीय साहित्य। हिंदी एक विशेष भाषा की साहित्य है, लेकिन भारतीय साहित्य में वो सभी भाषाएँ आ जाती हैं जो हिंदी क्षेत्र में बोली जाती है या हिंदीतर क्षेत्र में बोली जाती है। इसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, मलयालम, हम लोग पंजाबी, मलयालम, कन्नड़ आदि-आदि पढ़ रहे हैं अभी। तो उसका अनुवाद पढ़ते हैं, लेकिन उसके साहित्य के बारे में जानते हैं, उसकी परिभाषाओं को देखते हैं। तो धीरे-धीरे यह विकास जारी है, उसका फ़ायदा हम लोगों को तुरंत तो नहीं, लेकिन दूरगामी रूप में कुछ दिन के बाद हम लोग को ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है? तो आज यही रहने देते हैं, कोई समस्या है तो बताइए? रबिया बहुत दिन के बाद दर्शन दी हो।